अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन। इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़रा कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय के ज़रिए मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान और इस पर जान भी कुर्बान है तमाम पाकिस्तानी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सब मुत्तहद हैं और मुत्तहद होकर माशाल्लाह हमारे मुल्क को जो है वो अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में जो है वो सालिसी के किरदार पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है और इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेगी यकीनन। इसके साथ साथ जो मैं आज अहम टॉपिक हैं उन पे मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई, ना ख़त्म होने वाली लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी। पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म होना चाहिए। अब लोग बहुत परेशान हैं, 18-18 घंटे 16-16 घंटे लाइट नहीं होती और बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, ख़वातीन बिलबिला रही होती हैं, मर्द हजरात तो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई किसी चबूतरे पे जाके सो जाता है, कोई छत पे जाके सो जाता है, लेकिन बच्चे और ख़वातीन बंद कमरों के अंदर गर्मी में, शदीद गर्मी में। किसी की गुंजाइश है सोलर की, किसी की गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या करें। और फिर उसके साथ साथ जो है वो और इतने मसाइल हैं कि हम आपसे किस तरीके से डिस्कस करें। मसलन रोटी इतनी महंगी क्यों हो गई है। आम आदमी तलाश करता है कि वो किस तरीके से अपनी जब जेब की तरफ देखता है और पीछे फैमिली मेम्बर कोई 8 से 10 फैमिली मेम्बर है तो 8 से 10 फैमिली मेम्बर्स के लिए आटा कहाँ से ख़रीदे। इस महंगाई की जिन को जो बोतल से बाहर आ गया है, मैं तो इधर उधर तलाश कर रहा होता हूँ कि जिन है कहाँ, ताकि उस जिन को पकड़े हम। पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ अवाम उस जिन को पकड़ के इस बोतल में डाल के ढक्कन लगा के और समंदर में फेंक दे। मेरी तो ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। इस टॉपिक पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, कर्नल मोहम्मद सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जाहिद मंसूरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जाहिद साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं वाइस ऑफ कराची, ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी साहब। आज सुनेंगे आपकी दिल की बात, कहिएगा दिल की बात चैनल 5 से इंशाअल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट मोहम्मद हुसैन, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और 109 से इन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महमूद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम में आप माशाल्लाह यंग रहनुमाओं में से हैं जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसा है? बस कोशिश रहती है कि जो कराची का कर्ज़ है हमारे ऊपर वो हम ज़रूर अदा करें और कराची के लिए कुछ करें। सर कर्ज़ तो सब पे ही है, 24 करोड़ आवाम पे ही कर्ज़ है सर। आप किसी और कर्ज की बात कर रहे हैं, मैं उस कर्ज की बात सर मैं उस कर्ज की बात कर रहा हूँ जो इस मर्ज को ख़त्म कर दे किसी तरीके से। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे। इंशाअल्लाह ताला हर नौजवान जो चाहता है कि मुल्क तरक्की करे और हम लोग इसी सोच को लेकर आप मैदान में उतरे हैं और आप जैसे लोग और आप जैसे भाई जो उनसे वो आवाज़ को हमारी जो पहुंचाने के लिए आपने ये हमें प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया, हम इसका भी आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हमारे ऊपर जो हम कुछ कर सकेंगे, जो जिम्मेदारी हुई, हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट से मिलकर, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बल्दियात के साथ मिलकर कराची के लिए ज़रूर काम करना चाहेंगे, लेकिन हमें मौका दिया जाए। परवाज़ है दोनों की इसी एक ही फ़िज़ा में, शाही का जहां और करगस का जहां और। सर इस महंगाई को किस तरीके से बोतल में, इस जिन को किस तरीके से बोतल में बंद करेंगे सर? ढक्कन लगा के समंदर में फेंक दें सर? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि अमूमन आप ये सवाल भी करते रहे हैं माजी में। एक तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सर। और आपका जो ये खूबसूरत नाम है, ये जब भी नाम मैं देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे इलामा इकबाल और फ़ौज का ख्याल आता है। माशाल्लाह। क्योंकि शाहीन जो है फ़ौज से एसोसिएटेड है और इलामा इकबाल ने शाहीन के बारे में आपको पता है ना कितने शेर मतलब माशाल्लाह एक से एक पढ़े। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो आप महंगाई जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये दिस इज़ अ बर्निंग इशू राइट नाउ इन आवर कंट्री।
अब मुसीबत परेशानी ये है कि हमारा मुल्क इतना कर्ज़ों में डूबा हुआ है कि उसका इलाज जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान में लोगों को अब इतना ज़मीन मौजूद है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान को आसान कर्ज़ों में लोगों को देना शुरू करें वो ज़मीन, कि वो कम से कम फार्मिंग शुरू कर दें। अगर फार्मिंग लार्ज स्केल पे शुरू हो जाएगी तो हो सकता है कुछ महंगाई में फ़र्क आए, लेकिन महंगाई में फ़र्क काफ़ी देर बाद आएगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क का कर्ज़ा नहीं उतरेगा। कर्ज़ा जो चढ़ गया है ना वो बहुत मुश्किल है। कर्ज़ा जो है मुसीबत परेशानी में डालता है। दिस इज़ द ओनली थिंग। हर बंदा चाहता है कि महंगाई ख़त्म हो जाए, लेकिन अब ऐसी सर ये कर्जा एक कैंसर की तरह से है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमें नोच रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसका हमने ये देखें, दुनिया में कभी भी आपके प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। बड़े से बड़ा भी प्रॉब्लम आएगा, इट शुड बी अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। सोल्यूशन हमने ढूंढना है और सोल्यूशन डिस्कस करना है। सोल्यूशन ये है कि पहले तो हम कर्ज़ा उतारें। कर्ज़ा उतार तो हम नहीं सकते, हुकूमत उतारेगी कर्ज़ा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें मुल्क में कि कर्ज़ा उतरे। तो जब तक कर्ज़ा नहीं उतरेगा ये महंगाई का जो है ना दौर ख़त्म नहीं हो सकता। मेन चीज़ ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर उतारना है तो वो जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया कि पाकिस्तान में बेशुमार लैंड फालतू पड़ा हुआ है। अगर लोगों को देना शुरू करें तो इंशाल्लाह लोग जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना फार्मिंग शुरू करेंगे। फार्मिंग शुरू करने की फार्मिंग किस तरह की आप चाह रहे हैं ज़रा बताइए। फार्मिंग में मतलब आप गंदम भी लगा लें, आप फसलें दूसरी चीज़ों की गन्नों की लगा लें, हर किस्म की फसलों का लगा लें, लेकिन इनकरेजमेंट टू द फार्मर्स हो। अभी ये है कि जैसे फार्मर्स हैं, पाकिस्तान की ज़मीन वैसी सोने की तरह से है माशाल्लाह से। सोने की तरह है। मैं रहा हूँ भावलपुर में, रहा हूँ भावलपुर में, रेगिस्तान को भी हरा होते हुए मैंने देखा है। अच्छा, उधर फसलें लगा दी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये हमें सोल्यूशन ढूंढना है। जितनी मुसीबत है, परेशानी जैसा भी है, हमने सोल्यूशन ढूंढना है नेक नियति से। और बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में जो सोल्यूशन ढूंढने वाले हैं, जो सोल्यूशन ढूंढने तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और लोगों की कोशिश से ये चीज़ हल हो सकती है, लेकिन देर पा है, क्योंकि कर्ज सबसे बड़ी कर्ज है। जी आप बताएं ना, ये कर्ज और मर्ज क्या है सर, बताएं ना कि इस कर्ज से हम कैसे बाहर आएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात करी। जो कर्ज है ना, कर्ज इस वक्त जो है कराची समेत पाकिस्तान, इस वक्त हर शहरी तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, हर शहरी। और इस वक्त समझ लें 20,000 अरब का हमारा बजट है, उसमें से 8,060 अरब रुपए हमें देने टैक्स की सूद कीमत में, यानी कि कर्ज तो अपनी जगह मौजूद है, उसका 8,060 अरब रुपए देने हैं हमें हर साल कर्ज की। तो ये बजट में आप देखिए सबसे बड़ा फैक्टर वही है। और जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम है ना पूरे पाकिस्तान का, उसका बजट है 1,000 रुपये। अब अंदाज़ा कर लेंगे सिर्फ 1,000 रुपये पे तरक्याती बजट है और 8,060 अरब रुपये हमें देने टैक्स कीमत में, वो सूद कीमत में। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे इस वक्त जो पहले हमारे जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो हमारा कर्जा था वो 55,000 अरब रुपये था, अब वो पहुँच गया 85,000 अरब पर, यानी कि 3 साल में तकरीबन 30 अरब का इजाफा हुआ है। तो अब हुकूमत जो है इस वक्त जो हुकूमत की तो सर कोशिशें हैं कि आवाम को जितना बेहतर से बेहतरीन रिलीफ दे सकें, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लोड शेडिंग जो है इससे हमारी जान कब छूटेगी सर? ये हमारे लिए मैं उसी कह रहा था, देखिए 2 बातें मैं बताना चाह रहा था। आपने जो बात की ना कर्ज की, मैं वो पूरा कंप्लीट करना चाह रहा था जी। अब होता है कि 2 तरह के कर्ज इसमें शामिल है। एक तो IMF से कर्ज मिलता है हमें जी। और दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिलता है। एक तो वो कर्ज है, एक दूसरा कर्ज है इंटरनल कर्ज जो हम यहाँ के बैंकों से लेते हैं। तकरीबन वो लेते हैं हम 6,000 अरब रुपये सालाना। अच्छा 6,000 अरब कहाँ जाता है? ये NFC अवार्ड की मद में सूबों को चले जाता है, यानी जो हम NFC अवार्ड की मद में लोग सूबों को दे रहे हैं वो ले रहे हैं हम कर्ज की शक्ल में। तो ये 2 तरह के कर्ज हम से फंसे हुए हैं और जब तक इन 2 कर्ज की मद में नहीं निकलेंगे तो आपका जो बिजली का बिल है या अपना महंगाई है, इसका जिनको आप नहीं काबू कर सकते। आप बिजली की बात कर रहे हैं ना सर, वो जिन नज़र आया आपको कहीं? जिन जो है ना वो महंगाई का जिन कहीं नज़र आया? वो सूबाई कौमी असम्बली में मिलता है, उनके जो है ना सरखेल जो भी हैं लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं सारे जो इस चीज़ को कर रहे हैं। आप देखें ना कौमी असम्बली के जो मेम्बरान की जो तनख्वाह है ना बेसिक, वो कर दी 5,19,000 रुपये उन्होंने कर दी इस बजट में। फिर 1.5 लाख रुपये एकोमोडेशन चार्जेस, ये वो अल्लम वल्लम, फिर मेडिकल सहूलत। और आम आवाम को क्या मिल रहा है? 300-400 रुपये लीटर पेट्रोल।
अब 400 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो आदमी कैसे सफ़र करेगा, कैसे अपना घर चलाएगा। फूड पांडा वाले हैं, बाइके वाले सब परेशान हैं। अब बिजली का जो मसला है उसमें असल जो मेन चीज़ है कैपेसिटी चार्जेस हैं। कैपेसिटी चार्जेस वो होते हैं जिसमें आपने बिजली तो बनाई नहीं, इन्होंने वो बनाई या ना बनाए, आपको उसके पैसे देने हैं। 3600 रुपये दिए हुकूमत ने इस साल सिर्फ IPPs कंपनीज़ को, और जो IPPs कंपनी के जो ज़्यादातर मालिकान हैं वो सारे के सारे कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, ये सूबाई असम्बली मिलेंगे, कौमी असम्बली मिलेंगे, तो वो कम करने को तैयार नहीं है। एक सियालकोट में एक कंपनी है जो बंद पड़ी हुई है तकरीबन 5 साल से, उसको 10 करोड़ रुपये हर महीना देते हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में, हालांकि बंद पड़ी हुई है, बिजली पैदा नहीं कर रही जी। तो ये आज ही मैंने इसमें अखबार में पढ़ी खबर, तो उसमें यह था कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो IPPs के गिर्द घूम रहा है। और सबसे महंगी बिजली इस वक्त जो है ना अपना पाकिस्तान में, मालदीव चले आए, भूटान चले आए, नेपाल चले आए, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ बिजली सबसे जगह सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। उसकी अच्छा वजह सर, से मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा मैं जावेद भाई से भी मौक़िफ़ ले लूँ। जावेद भाई मुझे ये बताइए कि 24 घंटे में 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, कहीं कहीं 20 घंटे, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर जब ख़राब हो जाता है तो 15-15 दिन ट्रांसफार्मर नहीं होता। जैसे मैं मातली की बात करूं, इंटीरियन की बात करूं, वहाँ के लोग इतना परेशान रहते हैं। लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो वो इतना ज़्यादा आता है कि जैसे हमने 24 घंटे पूरा महीना बिजली चलाई हो। सर उसमें कमी क्यों नहीं होती बिजली के बिल में? आज आपने जो टॉपिक रखा है वो महंगाई और बिजली के हवाले से, तो बात ये है कि महंगाई का तो पहले मैं महंगाई से स्टार्ट करता हूँ, वो तो इस वक्त निकल चुका है, ठीक है ना सर? कहाँ बैठा है वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ बैठा है? ये हमारी हुकूमतों की गफलत है। मैं थोड़ा सा अगर माजी के औराक में लेके जाऊँ तो हमारे एक बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि वो उन्होंने कहा था कि वो अपने कपड़े बेच कर भी महंगाई को कम करेंगे, ये उनका बयान था। कपड़े बिके तो ज़रूर, किसी वज़ीर के नहीं बिके, किसी मुशीर के नहीं बिके, किसी ब्यूरोक्रेट के नहीं बिके, कपड़े बिके तो आपके और मेरे बिके। वो हर काम माशाल्लाह से दिल पर पत्थर रख के करते हैं और यकीन करें वो काम हो जाता है। तो उन्होंने दिल पर पत्थर रखे, यकीन मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी क्या पॉलिसीज़ का हिस्सा है। तो बात यह है कि इस वक्त अवामी रिलीफ नहीं है, अवाम बेसकून हो चुकी है। इस अवाम को इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये था कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब आके हमारे लिए बहुत कोई अच्छा काम कर जाएंगे। यकीनन वो काम कर रहे हैं, मगर फ़िलहाल कोई पॉलिसीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि इस महंगाई के जिनको जो है वो दोबारा बोतल के अंदर जो है वो काबू किया जाए। 8,000 रुपये, आज एक बयान, हुकूमती बयान किसी मैंने देखा टीवी में कि 8,000 रुपए रखने वाला शख्स जो है वो अमीर तरीन आदमी है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान तो उनके बकौल उनके बयान के मुताबिक दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया है। तो फिर आपको क्या मिला मुझे बताएं, अगर आपको मिला है। तो आपने कहाँ देखा 8,000? मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। जी कि 8,000 रुपये ये है। तो बात ये है कि हमारे हुकूमतों की तरफ से अगर मिला है तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियाँ। अब मैं बात करता हूँ IPPs के हवाले से। ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, ये कातिल इलेक्ट्रिक है। मैं ये बबांगे दौल बात करता हूँ। मैंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से कई शोज़ किए जिसके लिए मैं ज़ेरे अताब भी रहा, यकीन करें, और मेरी वॉइस उठाने के ऊपर मुझे बहुत धमकियाँ आई, मुझे बहुत थ्रेट आई, मगर मैं उनको एक वादे पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं एज ए बिजनेस कम्युनिटी लीडर, एज ए वॉइस ऑफ कराची, जो मैं मरते दम तक अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी इस कौम के लिए, अपने इस मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। मैं आपको ये बताऊं कि 18 घंटे की 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये के इलेक्ट्रिक है। इनके जिम्मेदार ये 40 IPPs हैं। ये 40 IPPs क्या इस मुल्क के ऊपर इतने भारी हैं, इस गवर्नमेंट से इतने भारी हैं कि इनको आप पकड़ नहीं सकते। आप कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे, चाहे वो बिजली पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप अरबों रुपए उनको, हुकूमत को जो है महीने की मद में दे रहे हैं। आप किस कैपेसिटी में दे रहे हैं? ये पैसे आवाम के हैं। तुम होते कौन हो कि आवाम का पैसा जो है इनको देने वाले IPPs को? तो मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब आप नोटिस लें। आप सिर्फ नोटिस नहीं लें बल्कि अमल करके दिखाएं। प्रैक्टिकल शुड बी गारंटीड। अगर यकीन करें आपने इस पर अमल नहीं किया तो खुदा की कसम आपकी भी तारीख नहीं होगी तारीखों में। और याद रखिएगा, कौम की बद्दुआएं पीछा करेंगी हुकूमत
हुकूमतों का, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है आवाम को रिलीफ देना। याद रखें, अगर मैं माजी के औराक में लेके जाके देखूं तो दरिया फरात के किनारे बकरी का बच्चा भी अगर भूखा मर जाता था तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। आज इसके इलेक्ट्रिक ने इतना लोगों का जीना हराम कर दिया है। आपने बात की कि मर्द तो है जो है वो चबूतरे पे बैठ जाता है, बाहर सो जाता है। ये हमारी घर की खवातीन क्या करें? और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैं कहता हूं अंधेरे की वजह से, जितनी लोड शेडिंग की वजह से लूटामारी बढ़ गई है, इसकी एफआईआर के इलेक्ट्रिक पे दर्ज होनी चाहिए। इनके जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन रुक गए, इसकी एफआईआर के इलेक्ट्रिक पे होनी चाहिए। जितनी इस वक्त लोगों की हीट वेव की वजह से अमवात हो रही है, इसकी एफआईआर के इलेक्ट्रिक के ऊपर होनी चाहिए। तो क्या बताएं आप, मैं गलत बात कह रहा हूं? तो मेरे भाई ये कब तक चलेगा? आप सोलर पे टैक्सेस लगाने की बात करते हैं, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। आप 100 यूनिट दुनिया भर में जहां में ये होता है कि जितनी आप चीजों यूज कर रहे होते हैं, आपकी कंजम्पशन होते हैं, 200 यूनिट के बाद आपका बिल 3000 से डायरेक्ट 8500 रुपए हो जाता है। ये कौन सी ऐसी चीज है? मुझे बताएं, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास कि जो 200 यूनिट के बाद क्या आप माजरत के साथ क्या वो इलेक्ट्रिक बादाम, जैतून और क्या किशमिश से बना रहे हैं? मुझे जरा बताएं इस बात का जवाब। ये कौन सी ऐसी लॉजिक लगाई हुई है? मैं चाहता हूं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अदालतों को ये बात कहता हूं, खुदारा साहब आप ले नोटिस। अब मगर बात यह है कि इस मुल्क में जो है ना अब ऐसे हवा बिगड़ा है। आपने महंगाई की बात की, महंगाई का तो उनको पता चलेगा ना जो बेचारे मेरे और आप जैसे गरीब आवाम है। देखें, महंगाई जो है वो अशराफिया की अय्याशियां खत्म करने से होंगी। याद रखिएगा ये बात। ये लोगों की महंगाइयां जो है ना, आपके पास कोई वादे पॉलिसी नहीं है। अगर आपके पास कोई पॉलिसी है तो एक तेल के ऊपर आप लीवी टैक्स लगा देते हैं और आवाम की जेब से अरबों रुपए निकाल लेते हैं। एक मखसूस बजट रिपोर्ट के मुताबिक इस 4 महीने के अंदर अंदर आपने 2 साल के करीब का जो है ना वो बजट जो है इस लीवी टैक्स के हिसाब से निकाला है। तो मेरे भाई सर ज्यादा लोड शेडिंग पे बात करेंगे तो मेरी तरह जो है वो आपके एरिया की भी ना के इलेक्ट्रिक 8-16 घंटे बिजली बंद कर देगा। सर की हालत देख लें। मैं जब हैदराबाद की बात करता हूं, जिस एरिया में मैं वहां रहता हूं, तो बजाय लोड शेडिंग कम होने के वहां बढ़ गई है। यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी में। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। तो ये क्या सत्तू का शरबत पी के सो रही है हुकूमत? माजरत के साथ, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये करना? क्या इनकी जिम्मेदारी लिए रिलीफ देना? जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो आपके नुमाइंदे जो आपके घर को वोटों को वोट दे रहे हैं, तो मैं आवाम को आपके ये मैसेज देना चाहता हूं आपके पैगाम के थ्रू। सर ऐसे नहीं मैसेज दें, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़। बिल्कुल जी, शाहीन की परवाज़, इंशाल्लाह शाहीन की परवाज़ हमेशा से ऊपर थी और ऊपर रहेगी। मैं इन हुकूमत वक्त को और इन इदारों को जो कि नाकिस काम कर रहे होते हैं, खुदा की कसम याद रखना, यहां पे तुम्हारा हिसाब हो या ना हो, ये आवाम की बद्दुआएं तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने लोगों के काम नहीं किए। तो खुदा की कसम याद रखो, एक अदालत ऊपर वाले की भी है। जिस दिन वो अदालत चल गई, तुम्हारा जो है ना हिसाब मुक्ता हो जाएगा, चुक जाएगा। तो मैं उनसे दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई ये मामला खत्म करो, ये 40 IPBs को खत्म करो, ये कैपेसिटी चार्ज को खत्म करो। ये बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है जी। महमूद भाई, आपने जावेद भाई के जज्बात सुने। मैं तो ये कहता हूँ ये दिल की आवाज़ है जो ज़बान पर आ रही है, और हर पाकिस्तानी जो है इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग से इंतहाई परेशान है। यकीनन आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे। आप कौन से एरिया में रहते हैं कराची में? मैं फेज 8 में रहता हूँ सर। वहाँ तो लाइट जाती नहीं हो। अब लेकिन मैं ये बात जब आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं फेज 8 पे वहाँ पर रहता नहीं हूँ। मैं हर इलाके में जाता हूँ, अपने हलके के अंदर अब भी विज़िट करता हूँ। मैं लोड शेडिंग पे आऊँगा बाद में। पहले मैं जावेद भाई के कुछ बातों का जवाब दे दूँ, फिर आगे जो जी कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़ से पूरा हक है। हमारा भी दिल है। जी भी देखें, एक बात की गई कि वज़ीर आज़म साहब जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, और लोगों ने तवक्का उनसे लगाई और उन्होंने दिन रात शब रोज़ काम करके दिखाया। रिकॉर्ड के ऊपर है कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सीट संभाली थी, इनसे पहले जाने वालों ने आपको बता दिया कि आप डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, आपका मुल्क ग्रे लिस्ट में जा रहा है, और साथ ही साथ बता दिया गया कि माशी जो ना माइंस वगैरह जो वो बिछा के जा रहे हैं हम लोग। इतने बड़े चैलेंज को लेकर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बरजमान हुए। और फिर इसके बाद आज देखें तो हमारे तमाम क्योंकि ये जो इकनॉमी का माशी बड़े चैलेंजेस थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माशी पॉलिसीज़ कोई ऐसे नहीं है कि जो एक साल में या एक टर्नओवर में इसको जो है बेहतर किया जाए। ये माजी के कई सालों का एक अंबार है कर्ज़ों का। अच्छा, जहाँ तक कर्ज़ की बात है, कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है।
दुनिया के हर बड़े मुल्क, अमेरिका भी ले लेता है, सारे ममालिक लेते हैं, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल होना, जिससे माशियत को जो सा वो बूस्ट मिले, पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी जगह पर उसका इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल बड़ा काम का है। अगर आपने सही जगह इस्तेमाल किया तो आपको जो सा उसका फ़ायदा पहुंचेगा। मसला वहाँ आता है कि जहाँ पर जो ना उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं जैसे होता। कर्नल साहब ने कहा, आपने यकीनन कर्नल साहब की बात से बहुत अच्छी इत्तेफाक बात राय उन्होंने कही। होगी आपकी यकीन। मैंने दोनों बातों से उनकी यकीन किया और जो सा इत्तेफाक किया। एक जो उन्होंने कहा कि पैदावार बढ़ानी चाहिए, इसी तरीके से मैं उसको थोड़ा और बढ़ावा देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों को जो ना वो तालीम देनी चाहिए और इनको भी मौके फराहम करने चाहिए, नौजवान नस्ल को मौके फराहम करने चाहिए। और उनकी इस बात से भी मैं इत्तेफाक करूँगा जो आपके बारे में उन्होंने कहा शाहीन के लिए, तो मैं उसमें ये इजाफा भी कर दूँगा जो उन्होंने शेर कहा था कि शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तो अपने ज़ोर बाजू से इस आग को और भड़का दे। क्या बात। तो अच्छा, आपकी दुआ के बाद मैं आ जाता हूँ अब बिजली के ऊपर। मैं ज़रूर फेस 8 में रहता हूँ, लेकिन पिछले 2 रोज़ में मैं मुसलसल काला पुल हज़ारा कॉलोनी के अंदर जो उनसे वो चक्कर लगा रहा हूँ, मैं सिटी रेलवे कॉलोनी का चक्कर लगा रहा हूँ, मैं जमहूरिया कॉलोनी का चक्कर लगा रहा हूँ, मैं हिजरत कॉलोनी का चक्कर लगा रहा हूँ। वहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग और वहाँ इसका पर मकसद ये कि आप अपने हल्के से आपने इलेक्शन लड़ा, आप अपने हल्के में हल्के नहीं हैं, भारी हैं, हारने के बावजूद भी आप लोगों तक जा रहे हैं, आपकी रसाई वहाँ लोगों की रसाई आप तक है यकीनन। बिल्कुल, और मेरे दरवाजे भी खुले रहते हैं और मैं वहाँ पर जाता भी हूँ, मैं बैठता हूँ, किस वक्त खुले रहते हैं सर? बंद कर लिया करें, हालात ऐसे हैं। अभी जावेद भाई ने बताया मुझे मेरे सारे प्यारे हैं, सबसे हमें प्यार है और मुझे मालूम है कि मुझे कहीं पर भी कहीं सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे अपने जो उनसे प्यारे हैं यही लोग मेरी सिक्योरिटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर फिर इसके बाद हमने बात भी की। कुछ जगह पर जो मैनेजमेंट की ये कमी है कि वहाँ पर जो PMT वगैरह लगी होती है, इसकी जो लॉसेस हैं, इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई जिसकी वजह से लॉसेस हैं। कई जगह पर जो उनसे वो कहते हैं कि भाई कुंडे की चोरी की वजह से कई जगह पर कोई भी जो ज़रिया है जिसकी वजह से उनकी बिलिंग की अदायगी नहीं है, जिस पर हमने बात भी की कि 50% से 60% भी अदायगी हो जाए तो आप वहाँ की लोड शेडिंग को ख़त्म करें। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास 14 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लाइट की बिजली की मौजूदगी नहीं है, तो भी बिल कम क्यों नहीं होते सर? मेरा सवाल ये है आपसे। देखें, यही जो इंतज़ामिया की जो उनसे ना वो फेलियर है। जो कुंडा माफिया है या बाकी सब, उसका बोझ भी ऐसे सार्फिन पे जो उनसे लाद देते हैं, जो लोग जो उनसे हैं वो डेली अपने हर मंथली जो उनसे वो बिल जमा करवा रहे होते हैं। फिर इसके बाद जो महंगाई की सूरत में हमने 2 ग्रेड बनाए ना, जावेद भाई हमारे देख रहे थे एक साइड से जहाँ से इनको 6 नज़र आ रहा है, एक साइड पे मैं बैठा हूँ जहाँ से मुझे 9 नज़र आ रहा है कि भी 200 के बाद ऐसी क्या बात आती है कि बिजली महंगी हो जाती है। 200 सर आपको 10 नज़र नहीं आ रहा? नहीं लतीफ़ाबाद 10 नंबर बिस्मिल्लाह सिटी वो नज़र नहीं आ रहा? वहाँ के लिए बात की तो मजीद लोड शेडिंग कम होने की और बढ़ गई सर। अच्छा, मैं लोड शेडिंग से हटके मैं अभी पहले बिजली के बिल की अमाउंट के ऊपर आ रहा हूँ। तो वो कोशिश ये रहती है कि ऊपर जो ज़्यादा सार्फिन इस्तेमाल करने वाले हैं उनको एक फिगर दिया जाता है, 200 से कम करने के बाद वहाँ पर बिजली कम होती है। वहाँ पर ये नहीं होता कि भाई इसके बाद में बढ़ती है। हम लोग जो ऐसे लोग हैं सार्फिन है 200 से कम करने के उनके लिए कम, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ये है कि गरीब जो हमारा मजदूर तबका है उससे रिलीफ मिले, उसके रिलीफ के लिए उनके लिए कम की गई है, सब्सिडी वगैरह दी गई है। तो ये दोनों नज़रिए देखने के, लेकिन अब भी मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए बहुत बड़ा कोई सर जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा, रिलीफ नहीं है। कर्नल साहब की तरफ भी इसमें मजीद जो उनसा वो रिलीफ होना चाहिए। जिस हिसाब से आपकी इनकम है, जिस हिसाब से आपको जो उनसे सैलरीज दी जा रही है, उस हिसाब से अब भी ये बहुत बड़ा बोझ है जिसे कम होना चाहिए। अब भी ये बहुत बड़ा बोझ है जिसे कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम होने का हल क्या है सर? अभी मेन जो मसला है, सबसे पहले सर मुझे वो बताइए, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं बिल्कुल भाइयों की तरह, जो सिंध भर में पानी के जो नलके या हैंडपम्प वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल ज़रा उनके बारे में बताइएगा, फिर इस बात पे आइएगा। अच्छा, वो है अरसलान वेलफेयर ट्रस्ट, माशाल्लाह रजिस्टर्ड है और मैं उनके साथ एसोसिएटेड भी हूँ। वो तकरीबन अभी तक कोई 14 से 15 हज़ार हैंडपम्प्स लगा चुके हैं और व्हील चेयर्स देते हैं नीडी लोगों को माशाल्लाह से। रमज़ान में वहाँ पे इंटीरियर सिंध में राशन तकसीम करते हैं, वहाँ पे अफ्तारी करते हैं। सो मच सो कि एक गांव वहाँ पे सिंध में ऐसा है, सर सुनिएगा महमूद भाई, जहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैक्सिमम लोग जो हैं
वो ब्लाइंड है, एक ऐसा गांव है और किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया। उसमें मैक्सिमम लोग ब्लाइंड हैं। वहाँ पे पहली अफ्तारी उन्होंने कराई है इस पिछले रमज़ान में माशाल्लाह। और इस वक्त राइट नाउ एक मस्जिद और एक इमाम बारगाह को कंप्लीट अभी बिल्कुल 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि उनको ये था, हालांकि वो सर उस गांव का नाम पता है आप? मैं चाहता हूं कि ताकि मैं आपको ये गाँव नाम का- जो है पूरे पाकिस्तान में जाए, हमारे नहीं, ऐवानों वो- तक जाए सर। वो गांव का नाम मैं आपको दोबारा चेक करके बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे जहन से इस वक्त निकल गया उस गांव का नाम, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने उस गांव के लोगों को देखा है वीडियो पे भी। अच्छा जी, अब आप देखें कि और वो कुदरती तौर पे ब्लाइंड पैदा होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम उस गांव में ब्लाइंड लोग हैं। ब्लाइंड लोग होते हैं सर। तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ तक पहुँचना। जी। सर आपकी भी है, एमक्यूएम पाकिस्तान की भी है, और जो कि हुकूमत में है पीपल्स पार्टी की भी है, सबकी जिम्मेदारी है, मुस्लिम लीग नून की है कि इस तरीके से जहाँ ब्लाइंड लोग पैदा हो रहे हैं और वहाँ खाने के मसाइल और दूसरे मसाइल उसको हल करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी। जी सर। दूसरा ये है कि आपने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में तस्करा किया उस कब्रिस्तान का। अरे सर और आप मेरे क्या, ज़हन में क्या बात ले आए? वो नहीं बनेगा सर, मुझे उस कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह शायद मेरी जिंदगी में बन जाए सर। आप किसी दिन प्रोग्राम बनाने अगले हफ्तों में, इंशाल्लाह मैं आऊँगा। और कुछ लोगों से वहाँ भी मैंने बात की, क्योंकि मैं एक्सलेंस क्लब का मेंबर हूँ। जी जी ठीक है, वहाँ के एक्सलेंस क्लब के जो मेंबर हैं वो कोई हैदराबाद में भी हैं, वो भी चैरिटी का काम करते हैं, और थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा अपने इदारे से भी मदद लेने की इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्टिव निज़ाम कोशिश कर लेंगे कि अल्लाह की मदद से और आप लोगों की दुआओं से चल करेंगे। आप अगले हफ्ते किसी दिन मुझे बुला लें इंशाल्लाह। कर्नल साहब, मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत उम्मीद है, लेकिन मैं इंसानों से मायूस हो गया हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन इस कब्रिस्तान पे बात करते हुए कोई 390 दिन हो गए आज तक। वहाँ सर रोड तो दूर की बात है बनना, वहाँ एक लाइट ऑन नहीं हो सकी। मैंने हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ की लाइट्स तो कम से कम ऑन करा दें। उन्होंने कमिटमेंट किया रमज़ान में कि मैं इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में उसका भी ऑन करा दूंगा, है। लेकिन अभी तक ऑन नहीं हुई। रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, बकरा ईद भी गुजर गई, सर लाइट्स ऑन नहीं। उसका सोल्यूशन ये है कि वहाँ पर सोलर की लाइट्स लगा दें, क्योंकि बिजली तो फिर भी लोड शेडिंग रहेगी, तो सोलर की लाइट होगी, इफेक्टिव होगी, चल रही होगी, क्योंकि रात को भी कभी सर जनाजे अगर हम चाहें, हमारी नीयत हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर करना चाहें तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। नीयत पे डिपेंड है। और जिस तरह जावेद भाई ने फरमाया कि ये आईपीएस का तो है ही है ना, ये तो मेन मसला है कि इलेक्ट्रिक का, बिजली की लोड शेडिंग का। उसके अलावा ये मसला है कि हमारी जो इस्तेमाल है ना वो ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। अच्छा, उसके साथ ये है कि सर्कुलर डेट्स फंसे हुए हैं खरबों के, जो कि प्लांट्स को मिलने चाहिए उसकी मद में, कि ऑयल मिले उनको, ताकि प्लांट सही तरह चले 24 घंटे। वो नहीं चल पाते। जब प्लांट को पूरा तेल नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन पूरी नहीं करेगा, कुंडे ऊपर से चल रहे हैं, पीएमटीज अपडेटेड नहीं हुए, बार बार ट्रिपिंग हो रही है, पुराने वायर्स 40-50 साल से चल रहे हैं, उसकी वजह से ट्रिपिंग हो रही है। ट्रिपिंग होने की वजह से वो भी आर्टिफिशियल लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है। एक इनकी प्लान्ड है, एक आर्टिफिशियल है, तो दोनों होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर ये एक और भी आइडिया ये है कि एक आपके जो मशहूर पाकिस्तान के साइंसदान थे अब्दुल समद साहब, उन्होंने ये आइडिया दिया था, फ्लोट किया था, और उन्होंने कोई टेस्ट भी किया था कि बिजली का जो तोड़ है, उन्होंने कहा था 7 से 8 रुपए फी यूनिट बन सकता है अगर हम न्यूक्लियर बिजली को इस्तेमाल करें। लेकिन वो मामला बिल्कुल ठुस हो गया। ही मेड एन एफर्ट, और ये हो जाए अगर, तो दुनिया में चल ही रही है न्यूक्लियर की बिजली, उसमें जाती भी नहीं है बिजली, बिजली नहीं जाती उसमें। अच्छा, फॉल्ट जो है ना होने के बराबर होती है। सर हुकूमत सुन रही है, तो फिर अगर ये आइडिया कर ले ये तो है न्यूक्लियर का, सही कह रहे हैं, बिल्कुल K1, K2 सही है। प्लांट है ना, हम यहाँ पे अपना हफ्ते पे वो देते हैं 86 मेगावाट 22 रुपये यूनिट के हिसाब से। ये दे रहे यूनिट बिजली दे रहे हैं। जो कैनम में बन रही है, अच्छा। कैनम 1 और कैनम 2 86 मेगावाट दे रहे हैं अपना इंटरनेशनल जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसको दे रहे हैं 86, और 22 रुपये उनकी जो कॉस्ट आती है 15 रुपये आती है, और 7 रुपये वो लेते हैं प्रॉफिट एक यूनिट के ऊपर। तो ये ऑलरेडी चल रही है।
अच्छा, मुझे जाहिद मंसूरी भाई जल्दी से बताइएगा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। कब सस्ती होगी रोटी जो कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर है? देखिए, असल मसला ये है कि जो हुकूमत, अब बात हुई नीयत की, असल में नीयत ही ख़राब है ना। अब मैं आपको मिसाल दूँ मोटी सी, 846 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, 846 अरब रुपए, और पूरे पाकिस्तान का जो बजट है वो तरक्याती कामों का बजट कितना है, 1060 अरब रुपए। ठीक है, आप अंदाज़ा कर लें कि जो यानी मुल्क को भिखारी बनाया जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे। और कराची का जो बजट रखा गया ना, हमने बात की थी इनकम ने कि 25 अरब कम से कम रखें, उन्होंने कराची के जो डेवलपमेंट के लिए रखा 10 अरब रुपये रखा। अब 10 अरब रुपये एक तरफ और 846 अरब रुपये एक तरफ, आप अंदाज़ा कर लें सिर्फ भिखारी बनाने के लिए। तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या डॉक्टर अब्दुल समद कैसे पैदा होंगे? और तीसरी बात ये कि जो इसका बजट रखा है ना अपना एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, 46 अरब रुपये, यानी भिखारी बनाने के लिए आपको 48 अरब रुपए दे रहे हैं, और क्या कहते हैं अपना उसको मुल्क बनाने के लिए सिर्फ तालीम बनाने के 46 अरब रुपये। और कराची आप देखा को पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, कराची का बहुत बुरा हाल है, पानी गायब है, के 4 मनसूबा अभी तक नहीं सिसक रहा है, अभी तक नहीं हुआ, तो सिर्फ 10 अरब रुपये कराची के लिए दे रही है। और टोटल 74 मनसूबे हैं और सिर्फ 6 मनसूबे दिए सिंध को, उसमें से सर कैलकुलेशन हम अच्छी कर लेते हैं। कराची का कोई मनसूबा शामिल नहीं है इसके अंदर, 6 मनसूबों में। स्टील मिल का भी है, मुख्तलिफ मनसूबे हैं। कराची भाई मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद हैं, मुझे मजबूरी है जाना है एक ब्रेक पे। मैं बिल्कुल, बादशाह सलामत सुन लिया आपने। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी, और यकीनन ये एक जो आवाम की फलाह और भला की जो एक पॉजिटिव बहस चल रही है, इस बहस का नतीजा जो है वो बहुत अच्छा निकलना चाहिए, ये उम्मीद रखता हूं मैं। जाहिद भाई जी, आज आपने कहीं नहीं दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, मुझे ये बताइए, हेपेटाइटिस सी जी आपको यकीनन पता होगा, जिस पे मैं समझता हूँ कि तमाम मीडिया चैनल्स पर बात होनी चाहिए, इस टॉपिक पर बात नहीं हो रही कहीं। हेपेटाइटिस सी इंटीरियर सिंध में तेज़ी से फैल रहा है, तो उसके लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं सर? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर का जो अजहर पेजू साहब है, यहाँ पे उनका 845 अरब रुपये, 645 अरब रुपये उनका बजट है, क्योंकि देखें ये 18वीं तरमीम के बाद, और सर फेडरल में कौन है? 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत का जो शोबा है ना, वो आगे सूबे के पास, सेहत हो, तालीम हो, तकरीबन 40 इदारे जो है वो इनके अंडर में आ गए हैं सूबाई हुकूमत के। वफाक कैसे का ताल्लुक़ है? वफाक के जो अमलदारी है सिर्फ अपना इस्लामाबाद में या फिर अपना गिलगित बल्तिस्तान में या कश्मीर में। अच्छा, इसके अलावा जितने सूबे सब खुद मुख्तार हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। ठीक है, अच्छा मैंने बताया। अच्छा, वफाक के जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, अगर वो चाहें अपनी तरफ से काम करना तो नहीं कर सकते सर? नहीं जी, अभी उन्होंने बात की जिन्ना में सिविल में, तो उनको MS से मना कर दिया कि अभी आप जो है ना अजहर पेजू साहब से कहें, तो वो हमें कहेंगे तो हम करेंगे। अच्छा, अगर कभी किसी मामले में बात भी करनी मरीज के मामले में, तो वो ऑब्लाइज तो कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो पॉलिसी में, लेकिन वो अजहर पेजू साहिबा से कह तो सकते हैं ना सर? कहाँ उनको कि अच्छा देखिए, मैं आपको ये तो दूर की बात है ना, हेपेटाइटिस सी की बात मैं बताऊंगा आपको। वलीका हॉस्पिटल यहाँ पर है ना जी जी, शेरशाह में, उसमें 40 मौत हुई बच्चों की। अल्लाह अकबर। बच्चों की मौत कैसे हुई? एड्स की वजह से। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो सिरिंज से मिलती है, उनको मिलती है 40 पर डे के हिसाब से। अच्छा, वो डिस्पेंसर या जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक सिरिंज से सब बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, टीके वगैरह। उससे क्या हुआ, बच्चों में हेपेटाइटिस फैल गया। हमारे वकील साहब ने उस पर हाई कोर्ट में केस किया, तारिक मंसूर हमारे वकील हैं, उन्होंने केस किया और उस पर कहा कि भी इनको हरजाना दिलवाया जाए। और सारे के सारे तकरीबन अभी भी जो है तकरीबन 150 से बच्चे ऊपर जो है ना उनको हेड का मर्ज हो चुका है। ये कराची शहर की बात बता रहा हूँ। हेपेटाइटिस सी में अभी मैंने खबर पड़ी कि नेवले से काटने से एक साहब खातून जख्मी हो गई, उनकी मौत वाक़ हो गई। वो जब गई ना हॉस्पिटल में सिविल में अपना खैरपुर में, तो उनका जो है ना वहाँ पे टीके ही नहीं थे, इलाज ही नहीं था, उनको कहा भी कराची ले जाए। अब वो कराची लाते लाते उनकी, ये खैरपुर की बात बता रहे हैं आप? जी खैरपुर। अच्छा, तो उनको नेवले ने काट लिया था, तो रेबीज के जो इंजेक्शन थे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो इसके अलावा आपने पहले भी सुना होगा, थर के इलाके में कई मासूम बच्चे मर गए थे अद्वियात ना होने की वजह से, टीके ना होने की वजह से। तो ये 545 अरब का फंड जो बजट है सेहत का कहाँ जा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा कि जो अपना कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, इसमें 45 अरब की करप्शन पकड़ी गई MS और दूसरे लोगों की, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हें पूरा शहर का आप देख लें, विजिट कर लें, ये पूरे सूबे के देख लें, आपको जगह जगह मिलेंगी चीज़ें, लेकिन इलाज नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेंगी। हम वफाक तो ये कहता है भी हम ताउन कर रहे हैं। अभी जो बजट वफाक का जो बजट है जो वहाँ के वो 30 अरब रुपये है वफाक का,
क्योंकि उसमें इस्लामाबाद है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर वगैरह है। बाकी सूबे के अंडर में आता है, इनके पास 600 500 करोड़ रुपये का फंड सर आता है। लेकिन कराची में तो इतनी अवेयरनेस है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इंटीरियर सिंध है जी जी। जहाँ इतने मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ना बेहतर हॉस्पिटल्स हैं कि वो हेपेटाइटिस सी का कोई फ्री टेस्ट होने चाहिए सर, कोई वैन जाए, कोई इस तरीके की गाड़ियां वहां जाएं और लोगों को रोक रोक के उनका टेस्ट करें। यकीन जाने आप अगर 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो 50% से ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के निकल आएंगे सर। एक मोटी सी मिसाल दूँ जी। देखिए, मुराद अली शाह साहब के 7 में धमाका हुआ था। मुराद अली शाह साहब 10 साल से वज़ीर आला हैं सिंध के। तो जब वहाँ धमाका हुआ, जो जख्मी थे और जो उनको सबको कराची लाया गया। भाई 7 में क्यों सहूलियत प्रोवाइड नहीं कर रहे? 2008 से पीपल्स पार्टी बराजमान है, उनको NFC वार्ड की मद में 30,000 मिल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका बजट अपना अलग होता है, जो कराची से पैसे लेते हैं। तो उसके अलावा तो खर्च कितना कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? कराची तक में दवा नहीं मिल रही, जो इंटरनेशनल सिटी है, जो पूरे मुल्क को तकरीबन 10,000 रुपये कमा के देता है हर साल। जो आपका जो बजट बनता है उसमें 60% जो शेयर होता है कराची का। और कराची का हालात देख लें, यहाँ ना दवाएँ हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ है, ना बिजली है, ना गैस है, हर पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है। पानी दस्तियाब भी नहीं है, टैंकर में पानी मिल रहा है, नलकों में पानी आता है, टैंकर में पानी आता है। अब अंदाज़ा कर लें कि कराची को किस हाल में पहुंचा दिया गया है। अब कराची को वफाक ने जो एहसान किया 10 अरब का दिया फंड, जो सुबह वाले खर्च नहीं करेंगे, ये वफाक खर्च करेगा खुद ही कराची के ऊपर। और 74 मेगा प्रोजेक्ट हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। K4 मनसूबा जो था ना, वो दिसंबर 2026 में मुकम्मल होना है। लेकिन जिसका मजीद ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है, ऑगमेंटेशन के तहत ये होगा कि जो इसकी मजीद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कराची जब पानी पहुंच जाएगा हालीजी से कराची तक, तो मजीद जो उसकी ऑगमेंटेशन होगी वो सिंध हुकूमत को करनी थी। अब सिंध हुकूमत ने काम शुरू किया, तो इसका मतलब पानी के 260 मिलियन गैलन पानी कराची को मिलना था, वो भी अब नहीं मिल पाएगा, वो मिलेगा 2029 में। यानी उसके लिए टाइमलाइन जो उन्होंने दी है ना सिंध हुकूमत ने, वाटर बोर्ड ने, वो 2029 की दी है। इसका मतलब है 4 साल तक कराची वाले पानी के लिए और तरसेंगे। हाफ डैम से पानी, आपको देखा होगा, पानी आया, वो पूरी कैनाल बह गई, 13 अरब की कैनाल थी, वो पूरी बह गई, पानी एक प्रेशर में ही। अब अंदाज़ा कर लें, जो वहाँ से 100 MGD पानी आएगा, 100 MGD का 10 MGD पानी नहीं आ रहा, और यहाँ से तक में 455 MGD आता है। और कराची की जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 MGD है, यानी 1.2 अरब गैलन चाहिए कराची को रोज़, जब जाके लोगों के हलक तर होंगे। लेकिन होता ये है कि कराची को पानी तो दूर की बात, उनको तो गोलियाँ मिल रही हैं, लाशें मिल रही हैं, डकैत आते हैं, मार के चले जाते हैं, आते हैं, गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग से हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, रोटी के मसले हैं, दवाई नहीं मिली, रेबीज से लोग जान दे रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल में इस साल में 10 से ज़्यादा लोग मर चुके कुत्ते के काटने से, इंडस हॉस्पिटल में। हालांकि इस वक्त इंडस हॉस्पिटल अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उनके पास भी दवाई मौजूद नहीं है, अंदाज़ा कर लें। तो ये कराची का ये हाल है, अलमिया ये हाल है, पूरे मुल्क का ये हाल है। पूरे मुल्क का यही हाल है। महमूद भाई, मुझे ये बताइए इसका हल क्या है? दूसरा, आप यकीनन 5 न्यूज़ जो है वो पूरे सिंध की आवाज़ बना है, और ख़ास तौर पे जो सिंध के, इंटीरियर सिंध के रहने वाले जो लोग हैं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 न्यूज़ ने एक शऊर पैदा किया है कि वो अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? जी, पहले तो मैं जवाब दे दूँ इसका कि जो आपने किया पानी के हवाले से, कि वो उसके लिए कैसे बेहतरी आएगी। जी देखिए, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा जो उनसी है पाकिस्तान PMLN की, वो कराची के लिए हमेशा एक्टिव रही है इस मामले के अंदर, जो K4 के मंसूबे को लेकर। हमारे भाई ने बिल्कुल सही बताया है कि 2002 का मंसूबा जहन में आया था, और 2006-07 के अंदर टेक्निक से अप्रूव हुआ था, और इसके बाद इसने 260 जो उनसे वो MGD प्रोवाइड करनी थी, जो मौजूदा इस टाइम पर आपको मिल रही है वो 600 के करीब मिल रहा है MGD। योमिया आपको जो उनसे वो 6 मिलियन गैलन मिल रहा है। K4 मनसूबा 2014 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने इसको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए 25 अरब रुपए की जो उनसे ना वो ग्रांट भी दी, और साथ में इसको फास्ट ट्रैक पे लेकर आए, और इसके दोबारा स्टडी टेक्निक से करवाने के बाद इसे 650 में मिलियन गैलन पर डे पे जो उनसे इसे पहुंचाकर
और इसको फास्ट ट्रैक पे लेकर आए। फास्ट ट्रैक पे लेकर जी जी सर, जल्दी जल्दी इस बात को, फिर हमें और भी टॉपिक्स हाँ, इसके बाद जो दरमियान में बार बार उसको स्टडी को जो है ना वो दोबारा उसके अंदर तब्दीलियाँ आई, और उसके बाद गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद फिर उसके अंदर जो प्रोग्राम है जो स्लो हो गया, स्लो होने के बाद ताखिर का जो शिकार है, अगर वो मुकम्मल हो जाता तो आज जो है ना पानी का ये मसला पानी का मसला 1200 गैलन से ज़्यादा हल हो चुका होता। अच्छा, हेपेटाइटिस सी क्या, जल्दी से फिर मैं 5 न्यूज़ का जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब। ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो सही, बिल्कुल आपने सही कहा, पूरे उसमें होने चाहिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक था, हमने अपने एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर हमने प्राइवेट लैब से जो उनसे जाके हमने टेस्ट करवाए हैं, फ्री कैंप लगाते हैं हम लोग, DRM लैब है, कैप से जो उनसे वेरीफाइड लैब है, हमने उससे पूरे अपने वहाँ पर जो ये शहर की बात कर रहा हूँ, आप अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं, मैं शहर में लोग जो बस्तियों में रहने वाले हैं वो तो बुखार भी हो जाए, तबीयत खराब होने पर भी जो उनसे प्राइवेट स्कूल का रुख, जो हॉस्पिटल का रुख नहीं करते, कि महंगाई इस कदर है कि वो अपना जो उनसे नान नफ़का पूरा करने के लिए जो उनसे ना वो रहते हैं। तो इन लोगों के लिए यहाँ पर भी ज़रूरत है कि इनके भी जो है टेस्ट किए जाएँ, उनको भी अवेयरनेस जो उनसे क्लासेस दी जाए, अवेयरनेस डॉक्टर्स के सेशन भी हों, और साथ में इनकी जो मेडिकल टेस्ट है वो फ्री इनको जो उनसे हर 6 महीने बाद करने चाहिए, ताकि लोगों को इनिशियल स्टेज के ऊपर जो उनसा वो जो एड्रेस कर लिया जाए बीमारी का। बाकी जो अगला जो चैनल 5 का माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार है सिंध की आवाज़ का, पाकिस्तान की आवाज़ के लिए, और मैं समझता हूँ ये एक गरीब की, एक मज़दूर की, एक मेहनतकश की और तमाम सिंध में रहने वाले लोगों की तर्जुमानी कर रहा है। मैं इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि किस तरीके से इस टाइम पर जो उनसे बड़ा कंट्रोल निज़ाम चल रहा है, उसके बावजूद आप जो बिल्कुल दिल की बातें हैं वो हमसे भी निकलवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं, और ये दिल की बातें जो हमारी और आपकी हैं, यही आवाम की जो दिल की बात है वो आप निकालने में कामयाब रहते हैं। सर अल्लाह का शुक्र है सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। जावेद भाई, आप जल्दी से बताएं कि 5 न्यूज़ बना एक पाकिस्तानी की आवाज़, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेशक अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है, और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को भी, अपनी आवाम को भी, कि इज़्ज़त उसी की होती है जो काम करता है। तो अल्लाह ने जो आपको इस महदूद वक्त में जो आपको इज़्ज़त दी, और ख़ासकर जो प्रोग्राम शाहीन की परवाज़ में, और मैं अगर ऑनेस्टली अगर बात करूँ जो आपके चेयरमैन है खालिद हरानी भाई, और जो आपका एक किरदार रहा है, आपकी जो मोहब्बत होती है, यकीन करें दिस क्वालिटी मेक्स यू डिफरेंट फ्राम अदर्स। आप जो है वो सनसनी नहीं फैलाते बल्कि सच बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो पूरे आप जिस तरह के भाई की बात को बड़ी कर दूं कि आप सिर्फ, मैं एक सम ऑफ कर दूं तो मैं सिर्फ कहता हूं कि आप जो है ना सिर्फ कराची की आवाज़ है बल्कि आप पूरे सिंध की आवाज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है, आपके प्रोग्राम को तमाम इदारों के अंदर देखा जाता है, और आपके प्रोग्राम को ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि आपके प्रोग्राम से जो रहनुमाई ली जा सकती है, जो कि फॉर द सेक ऑफ पीपल एंड फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी के लिए जो काम हो सकते हैं वो भी होते हैं। बाकी रही कब्रिस्तान की बात, तो इंशाल्लाह कब्रिस्तान की बात कर्नल साहब के साथ मैं भी चलूँगा, और इंशाल्लाह वहाँ जाके तंग आमद और जंग आमद का ऐलान करेंगे कि अगर तुम नहीं कर सकते तो हम तुम्हें वो काम करके दिखाएंगे, और हम ये बताएंगे तुम्हारे लोगों को कि अगर तुम्हें जब लोगों ने वोट देकर सेलेक्ट किया है तो मातली के कब्रिस्तान को दुरुस्त नहीं कर सकते, तुम वहाँ की सड़कें नहीं बना सकते, तुम वहाँ के रोड नहीं बना सकते, तो तुम अहल नहीं हो, यू नॉट डिजर्व इट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम नहीं आओगे। जी जाहिद भाई, ये तो हमारे माशाल्लाह इनके जज्बात हैं जावेद भाई के, जो कि दिल से जज्बात हैं। जी शहनशाह क्या नाम दिया, आज से आप शहनशाह जज्बात ही हैं। क्या बात की है, बड़े थे छोटे थे। जी बहुत खूबसूरत आपके जज्बात हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पाकिस्तानी बनने की तौफीक अता फरमाए। सिंध की आवाम जो है ना एक बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी का शिकार है, बशमुल कराची के। अब वो चाहते हैं कोई मसीहा, तो मसीहा की शक्ल में उनको चैनल 5 नज़र आया कि कम अज़ कम ये कि वो जो उनकी बातें हैं आपके तवज्जुह से पहुंच रही हैं, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि देखें ना, कराची हो या सिंध हो, आपने जैसे सर ये सब चेयरमैन खालिद हरानी साहब की जो है मेहरबानी है कि वो वसीला बने, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और मैं करता हूँ अपने दिल की बात 5 न्यूज़ से। जी बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखें कराची सब सिंध का थर चले आए, कश्मीर चले आए, कहीं भी चले आए, एक आम सिंधी पिसा हुआ है। वो चाहता है उसके जो मसाइल हैं वो किसी प्लेटफॉर्म पे आए, हल हो,
और वो तो आपके तवज्जो से और खालिद आराई भाई के तवज्जो से जो चीज़ें हो रही हैं वो काबिल तहसीन है। मैं तो उसको बड़ा खराज तहसीन पेश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ें सिलसिला चलता रहे और इन मसलों का हल भी निकले और जो आम किसान आम हारी जो परेशान है वडेरों के हाथों या जो शहरी वडेरे हों या देही वडेरे हों तो उनसे निजात हासिल करें और एक बावकर शख्सियत बन के सामने आए, एक बावकर पाकिस्तान बन के सामने आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये चैनल जारी रहेगा, सारी रहेगा इंशाअल्लाह। आमीन। जी गना साहब, आप बताइए ज़रा 5 न्यूज़ बना हर पाकिस्तानी की आवाज़, सर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जब भी आपके प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ मैंने बिलखुसूस ये नोट किया है कि आपने ऐसे बर्निंग इश्यूज़ को सामने पेश किया है चैनल 5 के तवस्सुल से कि जिसमें वाकई हमारी आवाम की तर्जुमानी होती है जिस प्रॉब्लम्स में, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस चीज़ से शुरू होती है। स्टेप बाई स्टेप आपने सीढ़ियों पे जब चढ़ना होता है तो पहला स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं। तो ये आपका जो स्टेप वाइज चढ़ना है ना मुख्तलिफ इश्यूज़ को डिस्कस करते हुए, दैट इज़ कमेंडेबल माशाल्लाह से। और ये पूरा क्रेडिट आपके चैनल 5 को जाता है, बहुत शुक्रिया, और राइन साहब को माशाल्लाह जाता है, आपको जाता है, और आपके इतने प्यारे नाम को जाता है जो कि आपने ये रखा है माशाल्लाह से। सर शाहीन की परवाज़ तो हमेशा फिज़ा में रही है। शाहीन की फिज़ा, वो तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल सही। तो ये माशाल्लाह से जो है जितने आप लोगों के अच्छे ख्यालात हैं, ये ख्यालात ही मिलकर जो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है। तो अब इस मुश्किल वक्त में कतरा कतरा ही दरिया बन सकता है और अल्लाह से दुआ करके इंशाल्लाह। सबसे बड़ा एक इशू ये भी आ रहा है ना कि इस वक्त पंजाब समेत दूसरे इलाकों में जहाँ पे जो ज़रूरी इलाके हैं ना उनकी ज़मीनें हमारे करके सोसाइटी बनाई जा रही हैं, जगह जगह ये हो रहा है। तो हमारी जो ज़रात है ना वो बिल्कुल माइनस होती जा रही है और हाउसिंग सोसाइटी जो है ना इस पर भी कोई ना लोगों की तवज्जो दिलवाएं, लोगों को कराएं कि भाई ये कम से कम पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और रोटी महंगी हो रही है। इसकी वजह महंगी होने की वजह यही है कि अब ज़रूरी इलाके कम होते जा रहे हैं और सोसाइटी बनती जा रही हैं। तो जी 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 कहिए। सर की बात को मैं बड़ी करता हूँ। सर ने कहा कि ज़रूरी ज़मीन करें। मैं यकीनन सर माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं। सर के सामने बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। बट द थिंग इज़ डैट कि आप जितनी ज़मीनों पे चले जाएं, चाहे वो इस तरीके से आया करें, जान के अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ ना, सर के सामने तो ऐसे आए कम से कम। नहीं, हमारे सर फ्रेंड है, दोस्त हैं, हमारे अपने लोग हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि जितनी ज़मीनें हैं आपकी ये हाईवे की वो फॉर्म 7E पे बनी हुई हैं, वो सारी ज़रूरी ज़मीन है जिस पर इन बिल्डर माफियाओं ने, इन लोगों ने मिलकर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि जब NOC फॉर्म 7E का मिला ज़रूरी ज़मीन का, ठीक है ना, और अगर मैं आके सुरजानी की तरफ भी आ जाऊँ तो 98 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे, 98% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो फॉर्म 7E वाले हैं, ज़रूरी ज़मीन वाले हैं, जिनको ज़रूरी ज़मीन के लिए चीज़ें दी गई और आज वो उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं। तो सर जो चीज़ें उनको मिली उन्होंने उसके लिए नहीं की, बल्कि उन्होंने अपना ज़रिया माश बनाया 2 नंबर तरीके से। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उसको नोटिस लें। जी बिल्कुल। इसके अलावा इशारे भट्टो जो बनी है ना, जी बनाई गई है तो 2 डिफेंस सोसाइटी को बनाने के लिए। सर वो तो अच्छी बन गई सर, अच्छी रोड की तो तारीफ कर दें सर, वो तो अच्छा बन गया। बनी तो है लेकिन वो आम के लिए नहीं बनी, वो बनी है तबका इशराफिया के लिए। अच्छा, उसमें ये एक चीज़ उसमें इंडिकेट करना चाह रहा था, उसमें ये था कि जो उसके बराबर में मैं गया था विजिट करने, तो उसके बराबर में जो ज़मीन जो बताई ना 7E के जो फार्म, तो अक्सर वहाँ पे ज़मीनों में कब्जे शुरू हो गए। सर कुछ अच्छे रोडों की तो हौसला अफजाई कर दें सर, ताकि और मजीद बेहतरी हो। मैं चाह रहा हूँ, मैं इसकी तारीफ करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कर दूँगा। एक BRT का मनसूबा है, ये अपना 6 साल हो गए इसको, ठीक है। इसके अलावा पूरा शहर में कई जगह ऐसे सूरत चल रही है कि पूरा शहर डिस्टर्ब, जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलता, और जहाँ पे तबका अशराफिया के लिए हो रहा तो फ़ौरन चीज़ें डेवलप हो जाती बन जाती हैं। तो मैं तो वैसे ज़िमनी बात कर रहा था कि वहाँ पे भी ना कब्जे शुरू हो गए। सर अशराफिया जो है इसको ज़रा आसान उर्दू में बताएं ताकि हमारे समझने वाले नाज़रीन समझ सकें। जैसे इन्होंने बताया कि 8,000 वाला आदमी अमीर है, तो तबका अशराफिया वाले वो होते हैं जिनकी आमदनी 8 लाख से ज़्यादा। अच्छा। सर वहाँ 2 अजीम प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको बता दूँ, सर की बात बड़ी कर देता हूँ। सर शायद मोहब्बत में रह गए मगर मैं सर की बात को बड़ी, वहाँ 2 ऐसे अजीम प्रोजेक्ट हैं जिनकी वजह से शहर भुट्टो क़याम में आया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात शहर भुट्टो बहुत अच्छा काम है, मगर ये 100% गवर्नमेंट का इसमें इश्तराक नहीं है, 50% पब्लिक है और 50% गवर्नमेंट है। अच्छा महमूद भाई, आखिर में जाते जाते मुझे बताइएगा इस महंगाई पे हुकूमत कैसे कंट्रोल कर सकती है? कोई तो तरीक़ेकार होगा सर जो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें कंट्रोल हों।
हाँ, देखिए जो महंगाई है वो जो हमारा IMF प्रोजेक्ट, जो IMF प्रोग्राम से हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो अशारिये हैं मैक्रो इकनॉमी का, वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, लेकिन जो आम आदमी है उसे माइक्रो लेवल पे जो उनसे ना इशारिया बेहतर होते हुए चाहिए। उससे क्या लगे कि भाई मैक्रो लेवल पे अभी हमारी जो उनसे ना इकनॉमी कितनी स्टेबल है। वो चाहता है कि भाई रोटी जो चीज़ सस्ती मिले, मुझे मेरे को जो दूध है बच्चे का वो सस्ता मिले, बच्चों के पेपर सस्ते मिले, तब मैं समझूंगा कि भाई महंगाई जो उनसे वो कंट्रोल हो गई है और इशारिये बेहतर हो गए हैं। माशी जो सिस्टम है, इस माशी पॉलिसी को हम लोग लॉन्ग टर्म पे जब लेकर चलेंगे और सबको एक दूसरे को साथ मिलना होगा, सबको सारे जमातों को एक साथ बैठना होगा और लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग बनानी होगी 20 से 25 साल की, कि किस तरीके से हम अपने जो ना माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे। जब माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे तभी नीचे तक रिलीफ जो सा वो आएगा, इसके बगैर गैर मुमकिन नहीं है। इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जी जाहिद भाई, आप क्या कह रहे थे? मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाह रहा था जी जी, कि पीपल्स पार्टी शिकवा के नून लीग से कि अभी आपने बजट बनाने में हमें एतमाद में नहीं लिया, तो नून लीग हमें भी नहीं पता। हाँ, तो ये IMF से इम्पोर्ट बजट था वो हमने तो ये लतीफ़ा तो हकीकत आप जो है वो चलने दें शाहीन की परवाज़। जी सर। मैं एक चीज़ मतलब एक इस हुकूमत के वक्त की एक तारीफ़ करना चाहता हूँ जो उन्होंने एक अच्छा इफ़ेक्ट किया है। वो ये स्टेप लिया है कि लोग जिनके अपने घर नहीं हैं उनको करोड़ का जो है ना लोन देने के लिए आशा स्कीम ये जो किए है ना, और ये किया है कि घर उसको मिल जाएगा और जो बैंक वालों के पास पेपर्स रहेंगे, जब पूरे कर्जा उतर जाएगा किस्तों पर। ये हौसला अफजाई है, पूरी कौम की हौसला अफजाई, ये अच्छा इफेक्ट है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपको बिजली का इफेक्ट भी मिल जाए। उसमें यह है कि बिजली के लिए भी लोन दें ताकि लोग 3 से लेकर 6 किलोवाट के अपने घर बिजली लगा दें, ताकि ये जो लोड शेडिंग का इफेक्ट है ये लोगों पे इफेक्ट ना करे। देखिए ये जो बात मैं बताऊँ, वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत को प्रपोजल दिया था, तो उन्होंने क्या किया कि जो है ना अपना 6,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने एक 2 प्लेटें, 2 पंखे, 1 लाइट, 2 लाइटें वो दी तमाम के लोगों को, बांटी 6,000 के हिसाब से। और वर्ल्ड बैंक को क्या चार्ज किया? $145। उसमें तकरीबन $50 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था। उसमें अंदाज़ा कर लें उन्होंने यहाँ से फैसलाबाद से कहीं से इन्होंने ली प्लेटें और ये किया, और उसमें तकरीबन 90% जो करेक्शन करी। अब अंदाज़ा करें वर्ल्ड बैंक ने उसको $50 करोड़ दिए थे कि भाई आप ये काम कर लें, लोगों को बांटें। किसने की सर? सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत कि भाई सर, सिंध हुकूमत का कोई तर्जुमान मौजूद नहीं है। जी जी, अगर मौजूद होता तो मैं यकीनन उनसे इस वक्त ये सवाल जरूर करता। ये स्कैंडल जो है ना, इस पर तमाम मीडिया पे आया था और तमाम उस चीज़ पे आया था, और उस पर बाकायदा रिपोर्ट आई थी कि $145 का उन्होंने शो किया वर्ल्ड बैंक को, एक सेट, यानी कि 2 प्लेटें, 2 पंखे, 2 लाइटें, और उसके अलावा जो बाकी जो पैसे थे ना वो, और लिया उन्होंने 6,000 का ओरिजिनल कीमत ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक। अब बता अगर कहाँ $145 एक सेट के लिए और कहाँ 6,000 रुपये एक सेट के। सर एक सवाल का जवाब आप भी दे दें, अगर जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूं। इरशाद। सर हैदराबाद लतीफ़ाबाद के MNA हैं अलीम खानज़ादा साहब। मैंने तो कब्रिस्तान का तस्करा करना ही छोड़ दिया, कर्नल साहब ने किया, जावेद भाई ने किया, तो वो बात निकल आई। उनको भी कुछ सर फेडरल से फंड मिले जी, तो वो चाहते तो वो भी बनवा सकते थे सर। नहीं, मैंने उनसे बात सब की। सारे इल्ज़ामात हम सिंध गवर्नमेंट पे लगाते हैं, तो सर हमारी भी जिम्मेदारी है। असल मैंने उनसे बात की थी, तो वो उन्होंने ये किया हुआ था, असल में बजट आ रहा है जून में, तो जब ये आपने जब बात की थी ना उस वक्त, जब पहली दफ़ा प्रोग्राम में जब आपने जिक्र किया था, उस वक्त ये होता है कि वहाँ पे चली जाती है PC1 चले जाता है, PC1 में पूरा हो जाता है। तब तक में 34 काम उनके थे, वो 34 काम में पूरे हो चुके थे, वो काम 34 काम हो चुके। उसका फंड आया था 25 करोड़ रुपये, वो सारे उन्होंने लगा दिए। अब जो है ना फंड आएगा जुलाई अगस्त में, तो मैंने उनसे बात की थी इसी मसले के ऊपर, तो वो गए भी थे देखने के लिए। तो उन्होंने कहा था मैं इंशाल्लाह ताला अभी जो बजट आएगी ना इसमें मैं PC1 निकालूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये होगी, अगर काशिफ शुरू ने नहीं किया तो फिर मैं करूँगा। तो हम ना जाएं सर, फिर मैं उनसे बात हैदराबाद विजिट ना करें फिर? नहीं, अगर आप कहते हैं कि ना करें, विजिट तो करें, विजिट तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन ये कि मैं अलीम खान भाई से मैं आपकी बात मुलाकात भी करवा दूंगा, बात भी करवा दूंगा। सर वहाँ अगर आपके पास फंड मौजूद नहीं है तो वहाँ आप कम से कम वहाँ खड़े होके कोई एहतजाज तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ MP हैं MQ पाकिस्तान के, वहाँ MNA हैं, देखिए
वहाँ लोग हैं, वहाँ सब खड़े होकर एहतजाज, देखिए, कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराते। एमपीएस को फंड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जब से 2008 से जब तक इनके मैंने सर PS 63 के MPA तो PTI से, जी जी PS 62 के जो हैं वो साबिर भाई हैं, जी। और MNA जो है अलीम खान अली साहब खान हैं। साहब। आप वहाँ आके मैंने अगर उनसे आपके पास जिक्र- फंड नहीं है तो एक एहतजाज तो रिकॉर्ड नहीं, कराएं ऑन अब- कैमरा। अब जो ये इंशाल्लाह ताला जो जून जुलाई अगस्त में फंड आ जाएगा ना इंशाल्लाह MNS का 25 करोड़ रुपये आ जाएंगे, तो उसमें मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा जब बाद में मुझे याद दिला देना मैं इंशाल्लाह रखवा दूंगा, इसके लिए पूरी कोशिश इंशाल्लाह ताला होगी। इंशाल्लाह ताला देखें आप शाहीन की परवाज़ से बात कर रहे हैं बिल्कुल, सर। बिल्कुल, मैं ये क्लिप भेजूंगा अलीम भाई को। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक छोटा सा मैसेज, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे पाकिस्तानियों को? देखिए मैं आज चैनल 5 की तरफ से जो इंसान अपने दिल की जो आवाज़ है वो तमाम पाकिस्तानियों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, यूथ के लिए, कि बिल्कुल भी मायूसी की ज़रूरत नहीं, आपको हिम्मत रखना है, अपने इत्तेहाद रखना है, यूनिटी डिसिप्लिन के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और आप सब मैदान में आएँ, तालीम के मैदान में आएँ, IT के मैदान में आएँ, तमाम मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कौम बनकर जब हम काम करेंगे तो जितने भी मसाइल हैं वो एक एक करके ख़त्म होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सब चीज़ें हम करेंगे मिलजुल कर, और हमारा साथ देंगे हमारे भाई शाहीन की परवाज़, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन यही शाहीन की परवाज़ पाकिस्तान की परवाज़ बनेगा इंशाअल्लाह। जी जावेद भाई एक छोटा सा मैसेज। देखिए जी, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और पाकिस्तान ने सब कुछ दिया, हमें इज़्ज़त दी, शोहरत दी, और यकीन करें हम कहीं भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। प्राउड टू बी पाकिस्तान, प्राउड टू बी पाकिस्तान फोर्सेस। जी जाहिद भाई मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान में छोटा सा मैसेज। जैसे बुनियाद मरसूस का जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमने इंडिया को हाथ चटाई, तो हमें फील्ड मार्शल साहब की जो सलाहियत थी वो साफ खुल के सामने आई कि उन्होंने किस तरीके से दुश्मन को शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त दी कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज गई। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे उस वक्त ये था कि आप बुनियाद मरसूस की हर आवाम ने भरपूर पता दिखाई, भले 2 दिन भूखा हो, प्यासा हो, बिजली लोड शेडिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो फ़ौज के साथ मुत्तहिद हो गए थे और फ़ौज के साथ मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अब हमारी दरख्वास्त फील्ड मार्शल साहब से ये है कि जैसे आपने एक इनकलाब लेके आए कि दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया जो है ना नाकाबिल शिकस्त नहीं है बल्कि काबिल शिकस्त है, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से माशी इनकलाब लेके आएँ, और माशी इनकलाब ऐसा लाएँ कि जो है ना हर शहरी जो है वो मुस्तफ़ीद हो, हर शहरी जो है फ़ख्र महसूस करे मैं पाकिस्तानी हूँ, और कोई भूख से ना मरे, कोई लोड शेडिंग का शिकार ना हो, कोई पानी की कमी का शिकार ना हो, हेपेटाइटिस सी की जैसे आपने बात की ऐसी मर्ज मसले ना हो। तो हम चाहते हैं फील्ड मार्शल साहब इसमें आएँ, माशी इनकलाब लेके आएँ, और शहबाज शरीफ साहब भी हमारी अपील है कि वो भी इस कार्य खैर में साथ फील्ड मार्शल साहब हाथ बढ़ाएं और पूरे दुनिया को पूरे दिखा दें कि कराची पाकिस्तान ये सब माशी इनकलाब आया है और ये एशियन टाइगर बनने जा रहा है। तो मेरी तो दरख्वास्त दोनों से यही है कि भाई कि कराची जो पाकिस्तान की आवाम के लिए 25 करोड़ के जो आवाम है उसके लिए अब काम करें। जी करण साहब मेरे पाकिस्तान में मैं आपके चैनल 5 के तवस्सुल से ये पैगाम दूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि मायूसी जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गुनाह है। मायूस नहीं होना चाहिए किसी सिचुएशन में, और कोई भी कितना बड़ा प्रॉब्लम भी हो उसमें मिल बैठकर प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। दैट इज़ द मेन सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अभी प्रेजेंटली अभी जो बात हो रही थी महंगाई की और के इलेक्ट्रिक की, ये लोड शेडिंग की, लोड शेडिंग में एक बात कहना मैं भूल गया था, वो ये है कि हमारे मुल्क में 2 चीज़ें बहुत वक़्फ़र मकदार में हैं, हवा और धूप। धूप से सोलर और हवा से वो पंखे वो जो चल सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके हैदराबाद में कितनी हवा चलती है, अगर वो वाला सिस्टम लगा दें ना पंखों वाली जो होता है उससे बिजली रात को भी बदलेगी। टरबाइन की बात कर रहा हूं, जबकि सोलर टर्बाइन, विंड टर्बाइंस हैं, एक वो वाली जो बड़े पंखों वाली नहीं, ये एक स्पेशल किस्म की जर्मन मैंने देखी थी, और जर्मन में जहाँ पे बनती थी उस जर्मन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी टेलीफोन पर, क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पे एम्बेसडर था उसके तवस्सुल से। तो वो उसने क्योंकि डिस्पोज ऑफ कर दी थी, वरना वो कहता मैं आपको भेज दूँगा। वो अगर आ जाए तो वो इतनी ईजी चीज़ है कि वो आप एक उंगली से घुमा लेना तो वो घूमती रहती है, घंटों तक घूमती रहती है। उसके उन्होंने ऐसे रखे ना वो जो उसके बेरिंग्स हैं, रोटेशन। तो हल्की हवा चाहिए, और अगर जहाँ हवा नहीं है ना उसका इलाज मेरे जहन में ये है कि उधर आप पंखा लगा दें,
पंखा सर पंखा देख रहे हैं, लगाया शाहीन होता है। सुन रहे हैं, शाहीन बड़ा जबरदस्त आप मशवरा दे रहे हैं इतनी सर। जबरदस्त पंखे की किस्म बिजली कहाँ से की आएगी? इतना है। पंखे की बिजली भी लानी पड़ेगी। नहीं, वो बिजली बन रही होगी ना, उसी से बिजली बन रही होती है, तो पंखा उसी से चल रहा होगा, और जब पंखा चल रहा होगा तो वो कंटिन्यूसली चलाता रहेगा उसको हवा से। नहीं, अच्छा idea। दैट इज़ अ वेरी गुड, वो जर्मन आइटम है, और अगर आप कहेंगे तो अगले दफ़ा मैं प्रोग्राम है वो आपको शो कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा सर, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है सर। ये चीज़ हो गई। दूसरी ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। दूसरा आपने जो रोटी का जिक्र किया और महंगाई का जिक्र किया, उसका जावेद साहब ने अच्छा बताया कि यहाँ पे बिल्डर्स ने बाल जगहों पे कब्जा कर लिया सब कुछ, लेकिन मैंने आपको अभी मिसाल दी है भावलपुर में रेगिस्तान की। अगर रेगिस्तान में तो कोई कब्जा नहीं है, बिल्कुल। रेगिस्तान भी हरे हो गए हैं, रेगिस्तान हरे हो गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अगर वही ज़मीनें दे दें लोगों को और इक्विपमेंट दे दें सारा एग्रीकल्चर का, तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी काबू हो सकती है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है बहुत। तो बहुत इसलिए सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपनी ख्वाबों की परवाज़ जारी रखिए। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।